Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज आज है 10th जुलाई 2024 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जिसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आज आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप में से वो कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके लिए तो ये वीडियो है ही इम्पोर्टेंट, बिकॉज उससे उनको ये पता चल जाएगा कि कितने 100 में से कितने उन्होंने कितने परसेंट अपना एग्जाम करेक्ट करा है। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, वो भी गाइज इस वीडियो को ज़रूर से देखो, सो दैट आपको ये पता पड़ जाए कि इस साल एसएससी सीएचएसएल किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जाम का सिलेबस क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड गाइज, हम क्या करेंगे इस वीडियो में, जितने भी आपको आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स तो बताएंगे ही, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताएंगे, सो दैट अगर उस फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 10 जुलाई 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में देखे गए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर लो, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगे। सो यस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट था, अनुच्छेद से रिलेटेड है, अनुच्छेद 21A। तो गाइस, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सेंसस 2011 का सर्वे हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इस बार सीएचएसएल के एग्जाम में तो भर भर के पूछे जा रहे हैं। सो यस, अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है? तो गाइज, 86 जो संविधान संशोधन है उसके तहत। बात करें इससे रिलेटेड फैक्ट की, तो 2002 के 86 कब आया था? ये 86वां संशोधन संशोधन अधिनियम आपका 2002 में। तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो बेसिकली इस संविधान संशोधन में ये जो 21A के सम्मिलित किया गया है उसमें ये बताया गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा का अधिकार उनका एक मौलिक अधिकार है। इसने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 के विषय को भी बदल दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एवोगाद्रो लॉ जो है ये किसने डिस्कवर किया था, किसने इसका आविष्कार किया था? तो गाइस, जो केमिस्ट अमाडियो एवोगाद्रो है, जिनके नाम पे इसको एवोगाद्रो लॉ रखा गया है, उन्होंने इसे डिस्कवर करा था। और बात करें इसकी, तो एवोगाद्रो इतावली रसायनज्ञ अमादेओ एवोगाद्रो द्वारा 1811 में कहा गया। तो ये तो उनका जीवन काल दिया है आपको, 1776 से 1856, और उन्होंने इसको कब डिस्कवर करा? 1811 में। और इस सिद्धांत के इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, यह एक सिद्धांत की समान तापमान और दबाव पर समान मात्रा में गैसों में उनकी रासायनिक प्रकृति और भौतिक गुणों की परवाह किए बिना समान संख्या में अणु होते हैं। तो अवागाद्रो लॉ क्या कहता है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं, और विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये कहता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित हैं। तो किसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये आपको याद रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भारत के संविधान के निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से इनको लिया गया है। और बात करें संविधान के मौलिक अधिकारों की, तो वो एक भाग भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित है। तो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में उसे जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो गाइस, शिवालिक जो होता है उसको बाहरी हिमालय कहा जाता है, तो वो बाहरी श्रेणी में आता है। यह एक भारतीय उपमहाद्वीपीय के उत्तरी भागों में है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी ये सब शिवालिक में शामिल राज्य है।
हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो होती है, जो हिमालय की उत्तरी श्रेणी होती है, उसको वृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। तो 3 तरह के नाम हैं, वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। ये सब आपकी हिमालय की सबसे जो उत्तरी श्रेणी है उसके नाम हैं। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 6000 मीटर ऊंचाई है। और हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, इनमें उनका नाम शामिल है। और ये जो है ये इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। ओके, क्योंकि अब हम हिमालय की श्रेणियों की बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं, तो गाइज हिमालय जो है इसको नदी घाटी के आधार पर भी पश्चिम से पूर्व कई भागों में विभाजित किया गया है। तो किस किस पार्ट्स में, किस किस चीजों में उसे डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। तो गाइज पंजाब हिमालय के नाम से इसे डिस्टिंग्विश किया गया है। तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय, इसे पुनः कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और 2 उपभागों में बांटा है। और कौन सी नदी है? तो गाइस नदी आपको ध्यान रखना है, सिंधु और सतलुज नदी। अगला है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये सतलुज और काली नदी के मध्य आता है और इन दोनों नदी के विस्तृत यह हिमालय है। फिर है नेपाल हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदी के मध्य आता है। तीस्ता नदी जो कि सिक्किम गैंगटॉक में मौजूद है, उसके विस्तृत हिमालय कहलाता है नेपाल हिमालय। फिर आता है असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत हिमालय है। तो गाइज हिमालय को भी इन 4 भागों में बांटा गया है। चारों इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने सोचा आपको बता दिया जाए, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणडेल। गाइस ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लेना कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। और बात करें रुक्मणी देवी अरुणडेल की, तो वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में अपना कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी करी। ओके, अब बात करें उनसे रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो वो एक थियोसॉफिस्ट हैं, उनके नाम से भी जानी जाती हैं। और जो एनी बेसेंट थी उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, मतलब उनको अपना इंस्पिरेशन मानती थी। उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1956 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो कि पद्म भूषण होता है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की कुल अवधि कितने मिनट की होती है? तो गाइस जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं उसके अनुसार जो हॉकी मैच की कुल अवधि होती है वो 60 मिनट की होती है, जिसमें आपके 15 मिनट के 4 क्वार्टर्स खेले जाते हैं। और बात करें 2019 की, तो 2019 से पहले जितने भी ये मैचेस खेले जाते थे वो 60 की जगह 70 मिनट के होते थे। और भारत की बात करें तो भारत ने अब तक हॉकी में टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 8 तो सोने के यानी कि स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका एक रेंज से, जो कि है पीर पंजाल श्रेणी। तो आपसे पूछा गया था कि जो पीर पंजाल श्रेणी है किस हिमालय का भाग है? तो वो निचले हिमालय का भाग है। और बात करें पीर पंजाल पर्वतमाला, जिसे हम पीर पंजाल रेंज के भी नाम से जानते हैं, ये हिमालय की एक पर्वतमाला है जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की ओर ऊंचाई बढ़ने लगती है, तो ये 2 नाम भी आपको याद रखना है। और जो पीर पंजाल है वो निचले हिमालय की सबसे ऊंची सर्वोच्च श्रृंखला है। बात करें किस नदी के किनारे है, तो सतलुज नदी के किनारे ये हिमालय के मुख्य भाग से अलग होकर अपने एक तरफ व्यास और रावी नदियों और दूसरी नदी, मतलब दूसरी तरफ, एक तरफ तो आपकी रावी और व्यास नदी आती है और दूसरी तरफ चेनाब नदी आती है, उन तीनों को रखकर चलने लगती है। बात करें पश्चिम में वो आगे जाकर जो उत्तरी पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पुनख्तुवा है वहां की पहाड़ी गलियां इनसे होकर गुजरती है और वो पीर पंजाल श्रृंखला का सबसे अंतिम और कम ऊंचाई वाला भाग बन जाता है। इसी में उत्तरी पंजाब का जो मरी हिल स्टेशन है वो भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है?
तो उसमें गाइस प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। बात करें मार्च 2023 की, तो मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि सीईसी और जो ईसी है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी सलाह पर की जाएगी और उनकी जो नियुक्तियों पर है, संसद द्वारा एक कानून भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माइग्रेशन से रिलेटेड। तो गाइज माइग्रेशन किस तरह का माइग्रेशन की जो मतलब स्थिति होती है वो किस कारण से होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज होता क्या है, कई बार कई लोग बेहतर जीवन जीने के लिए पलायन करने का फैसला करते हैं और रोजगार के अवसर सबसे कम मिलने का जो रीजन होता है, ये सबसे आम होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो अवेलेबल जब नहीं होती तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा बात करें तो अवसर की कमी, यहाँ पे अवसर की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा और कभी-कभी फसल की सफलता के कारण भी ग्रामीणों को शहरों शहरों की ओर पलायन करना पड़ जाता है, जिसे हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था। गाइस बात करें इसकी स्थापना की, तो वो हुई थी 1928 में और संगठन की स्थापना के दौरान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित बैठक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी मौजूद थे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। तो गाइस कैसियोपिया जो है उसमें 5 तारे मौजूद होते हैं, जो कि एक बड़े डब्ल्यू या फिर एक बड़े एम जैसा दिखाई देता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पोजीशन में बैठे हैं, आप कहाँ हैं और इस नक्षत्र में 5 बहुत ज्यादा चमकीले तारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दुर्गा पूजा जो होती है ये किस राज्य का मुख्य त्योहार है। गाइस दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है और बात करें कब, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में यह आता है और बेसिकली ये जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा जो होती है, यह त्योहार जो है ये देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस से रिलेटेड है देख लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गई, महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म वर्षगांठ के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्म की बात करें तो वो 1905 में हुआ था और वह अपने जादुई हॉकी कौशल के लिए बेहद जाने जाते थे। वह 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्हें द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस खिलाड़ी को द विजार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यानचंद इज द करेक्ट आंसर। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो गाइज यह लखनऊ में स्थित है। भारत का यह एक बहुत बड़ा ललित कला सम विश्वविद्यालय है। ओके अब बात करें उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो उसका जो पुराना नाम था वो मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था और यह इसकी स्थापना जो थी वो 16 अप्रैल 1926 को हो गई थी। और जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं उन्हें राय उमानाथ बाली और राय राजेश्वर बाली और लखनऊ के अन्य संगीत संरक्षकों और पारखी की मदद और सहयोग से लखनऊ में एक संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी अपने लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाए थे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भोपाल गैस त्रासदी पे ऊपर कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। गाइज भोपाल गैस त्रासदी जो थी ये मतलब ये जो ट्रेजेडी हुई थी ये अपने आप में ही एक इतना बड़ा मतलब एक बोलते हैं ना कि अपने आप में एक इतनी बड़ी न्यूज थी कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी तरीके से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि किस कंपनी में कौन सा गैस किस कंपनी में रिलीज हुआ था, कौन सा गैस रिलीज हुआ था, किस दिन ये त्रासदी हुई थी,
कहाँ पर ये त्रासदी हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब हम आपको बता देते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो बात करें कहाँ हुई थी, तो गाइज मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इस त्रासदी में एक गैस रिलीज हुई थी जिसके कारण ये त्रासदी हुई थी, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी के कारण यह त्रासदी हुई थी। और बात करी जाती है कि किस कंपनी में हुई थी, तो गाइस भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जिसके कारखाने में इस मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि जहरीली गैस होती है उसका रिसाव होने के कारण यह त्रासदी हुई थी। तो गाइस सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बिकॉज आज भी अगर आप देखोगे ना तो भोपाल में इस कंपनी में जो इतना बुरा जो ट्रेजेडी हुआ था उसके छोटे छोटे मतलब एक होता है ना एलिमेंट्स आपको आज भी वहां पे फील होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1993 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस भारत का ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम कॉमनली एनएचआरसी के नाम से जानते हैं, ये 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ था। और यह एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत इसको लाया गया था। और इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 PHRA द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बात करें इसके मुख्यालय की यानी कि हेडक्वार्टर्स की, तो वो सरदार पटेल भवन नई दिल्ली भारत में स्थित है। और एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में ओके 2021 का दिया हुआ है यहाँ पे, वर्तमान तो हम 2024 में बैठे हैं आज। तो बात करें 2021 की, तो इसके अध्यक्ष 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। और इसके हाँ जी 2021 के उस समय के वर्तमान अध्यक्ष के पद पर वो आसीन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो गाइस सांची स्तूप जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तीनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए, किस नदी पर, तो बेतवा नदी, किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, राज्य के किस जिले में, तो रायसेन जिले में यह स्थित है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सांची स्तूप की, तो गाइस जो सांची स्तूप है वो भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था। और बात करें यूनेस्को हेरिटेज साइट की, तो गाइज 1989 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। सो गाइज दैट्स इट, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 10 जुलाई की एसएससी सीएचएसएल का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका आज का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। सभी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज के लिए गाइज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because we come up with such informative video on our channel daily. So yes, बने रहिए Info Island के साथ and we will see you in our next video.